आपका सपना है आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस बनने का, लेकिन आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता और ना ही ये पता है कि इन तीनों को बनने के लिए हमें किस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल। आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि भाई आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है और आईएफएस क्या होता है और कैसे इन तीनों पोस्ट तक आप पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आईएएस की। देखिए, आईएएस की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नाम से हमें पता चल रहा है कि जब आप इस पोस्ट को अचीव करोगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भेजा जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे जो पॉलिसी मेकिंग वाली कमेटी होती है यहाँ पर पॉलिसीज बनाती है, लेकिन आईएएस का काम होता है उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही है, नहीं की जा रही। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोई वैक्सीनेशन की स्कीम निकाली है तो आईएएस ये देखेगा कि क्या जो वैक्सीनेशन की स्कीम है जिस जिला जिस डिस्ट्रिक्ट के वो आईएएस है क्या वहां पे ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। आईएएस का काम क्या होता है? सबसे पहले देखिए, आईएएस का जो मेन काम होता है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। वो देखते हैं कि क्या जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या जो पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही हैं क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। डेवलपमेंट वर्क, क्या यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क है एक डिस्ट्रिक्ट यानी जो भी जिला उनके अंदर आता है, जो भी जगह उनके अंडर आती है, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट के जो काम होते हैं ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आईएएस काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ढंग से कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये काम करते हैं आईएएस। देखिए, सिर्फ ये काम नहीं होते आईएएस के, कई सारे काम होते हैं। यहाँ पर हम पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक आइडिया देने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि आईएएस करते क्या है। बेसिकली आईएएस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या की जाती है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। पार्लियामेंट इज लेजिस्लेचर, वहीं जो आईएएस है वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं पॉलिसीज एंड प्लान्स को। आईएएस की बहुत सारी पोस्ट होती हैं, लेकिन ये जो सारी पोस्ट हैं ये प्रमोशनल यानी कि पहले एक जो जब आपका सिलेक्शन होगा आप एसडीएम बनेंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिर आपका प्रमोशन होगा आप एडीएम बनेंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी ये प्रमोशनल, जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा सबसे जो सीनियर लेवल की होती है वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी। ऐसा नहीं है आपका सिलेक्शन होते ही आपको कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप एसडीएम बनेंगे, फिर आप एडीएम बनेंगे, उसके बाद आप डीएम बनेंगे, कलेक्टर। कहते हैं ना कि अरे हमारा बेटा तो कलेक्टर है, वही कलेक्टर होता है आईएएस, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर, सीईओ ऑफ जिला परिषद, डिविजनल कमिश्नर, ऐसे करके सारी पोस्ट चलती हैं। और लास्ट में जाके जो सबसे बड़ी सीनियर पोस्ट होती है वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो एक आईएएस को बनाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आईपीएस की, इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं एंड मेनली अगर आप यूनिफॉर्म सर्विस में जाना चाहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सर्विस प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म वियर करनी होती है। आईएएस की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, पुलिस की तो वर्दी के लिए ही लोग पुलिस में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो वर्दी है उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म पोस्ट है, ठीक है। प्रॉपर आपको ड्रेस मिलती है आईपीएस की, जो पुलिस की ड्रेस होती है वही आपको वियर करनी होती है। पुलिस का काम क्या होता है? ये आईपीएस जो होते हैं ना ये पुलिस के हेड होते हैं। देखिए, क्राइम को कंट्रोल करना, क्या उनके एरिया में सारे लॉ एंड ऑर्डर ढंग से फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करते हैं कि भाई कोई केस तो नहीं हो रहा, कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, सारी चीजें ढंग से चल रही हैं, ठीक है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जो क्रिमिनल होते हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और एंटी टेरर ऑपरेशंस, इस तरह के काम होते हैं यहाँ पे एक इंडियन पुलिस सर्विस में जो आईपीएस होता है उसके, ठीक है। तो वही वाली बात है कि बहुत सारे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको बता दी हैं। आईपीएस की पोस्ट क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट हैं लाइक एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर आते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये सारी प्रमोशनल पोस्ट, यानी कि ऐसा नहीं है आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ही आपको डीजीपी बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले एसपी बनाया जाएगा, फिर डीआईजी, फिर आईजी और फिर डीजीपी, ठीक है। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता रहेगा, आपको एक जॉब में टाइम होगा, आपको 5 साल 6 साल बाद 7 साल बाद यहाँ पे प्रमोशन होता है, ठीक है। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्ट मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं आईएफएस।
अगर आप इंडिया में नहीं रहना चाहते, आप इंडिया को फॉरेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और आप इंडिया से बाहर रहना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, यहाँ पे आप एज अ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाओगे, जहाँ पे आप अलग अलग कमीशन, अलग अलग जो फॉरेन कमिटीज होती हैं वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, डिप्लोमेसी, अगर आपको IFS में जाना है तो आप बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक होने चाहिए। डिप्लोमेसी क्या होता है कि आप अपने देश की कोई भी जो खबर है वो दूसरे देश में ना भेजें। ठीक है, जो सीक्रेट न्यूज़ होती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस आपके बहुत अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए, यानी कि आपको एक देश के साथ, जो हम जिस कंट्री से आप जा रहे हैं, जिस कंट्री में आप IFS सर्विस में सिलेक्ट हुए हैं, तो उसके रिश्ते आपको और दूसरे देशों के साथ बनाए रखने हैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। एम्बेसीज मैनेजमेंट, आपको एम्बेसीज दी जाती हैं। लाइक आपको पता है कि एक कंट्री में अलग अलग देश की एम्बेसीज होती हैं, ऐसे ही इंडिया की एम्बेसी आपको अलग अलग देशों में मिल जाएंगी। तो IFS यहाँ पे अलग अलग एम्बेसीज में भी काम करते हैं, जो इंडिया की होती हैं, जो अलग अलग कंट्रीज में होती हैं। देन ट्रेड नेगोशिएशन, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उस पर भी ये काम करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें IFS में आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, तो सबसे पहले देखिए 3rd सेक्रेटरी, देन सेकंड सेक्रेटरी, उसके बाद 1st सेक्रेटरी, देन काउंसलर, मिनिस्टर, डेप्यूटी हाई कमिश्नर, उसके बाद है हाई कमिश्नर, एम्बेसडर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन एक ग्रुप है वहां भी आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सकता है, और फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, फिर से कहूंगी कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ही फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। पहले 3rd सेक्रेटरी, फिर 2nd सेक्रेटरी और फिर 1st सेक्रेटरी, यानी क्रोनोलॉजी में ये सारी चीजें चलती हैं। अब बहुत सीनियर हो जाएंगे, आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन आपको फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, जो सबसे सीनियर लेवल की पोस्ट है। अच्छा, ये तो बता दिया कि IAS, IPS और IFS क्या होता है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, तो इसके लिए एग्जाम आपको देना होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे एग्जाम देंगे। एग्जाम से पहले आपको क्या करना होगा, एग्जाम से पहले आपको यहाँ पे IAS, IPS और IPS बनने के लिए पहले अपनी क्लास 12th कंप्लीट करो। ठीक है, अच्छी बात है, आप क्लास 12th से छोटे हैं, 10th में 9th में, अच्छी बात है, अभी से सोच रहे हैं। क्लास 12th में आप कोई सी भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, कोई मैटर नहीं करता कि आप पर्टिकुलर आर्ट्स की तरफ जाएं या पर्टिकुलर साइंस की तरफ जाएं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्टेप 2 में फिर आप अपनी 12th के बाद बैचलर्स कंप्लीट करोगे, क्योंकि जो एग्जाम आपको देना होगा उसके लिए बैचलर कंपलसरी है। बैचलर कंप्लीट करोगे तभी आप उस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो BA, BSc, BCom, BTech, कोई भी आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आप ले सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे कि आपको आर्ट्स ही लेनी है, आपको कॉमर्स ही लेनी है और आपको साइंस ही लेनी है। उसके बाद बात करते हैं स्टेप 3, एग्जाम आपको देना है जिसे कहते हैं UPSC का एग्जाम। UPSC की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, पहले तो बहुत ज्यादा बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि UPSC का एग्जाम है। देखिए, एग्जाम का नाम UPSC नहीं है। UPSC एक ऐसी बॉडी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इस एग्जाम को बेसिकली सिविल सर्विसेज, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, आप हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज में जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज इस एग्जाम का नाम है। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है, UPSC एक ऐसी बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो ये मत कहना आगे से कि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं। UPSC तो एक बॉडी है जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है, कहना हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम देंगे। अच्छा, इस एग्जाम में करना क्या होगा, तो आपने अपनी 12th कर ली, बैचलर्स कर ली, आपने एग्जाम दिया। इस एग्जाम को देने के बाद जो 4th स्टेज आता है, आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होता है। एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स क्या होता है, प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, इसको आपको क्वालिफाई करके मेंस की तरफ जाना होता है। एंड ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। सबसे डिफिकल्ट स्टेप है इस एग्जाम में एंटर करना, और वो है प्रीलिम्स, क्योंकि लाखों में बच्चे यहाँ पर एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का, लेकिन सिर्फ हजारों में उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एलिमिनेट ही कर दिया जाता है। ठीक है, मार्क्स कम आते हैं। तो ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 एग्जाम होते हैं, जनरल स्टडीज एंड CSET। जनरल स्टडीज एग्जाम होता है जहाँ पे जनरल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक एनवायरमेंट है, ठीक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा।
ठीक है, सोसाइटी है, इन सब से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सी सेट, जहाँ पे आपका क्वांट, आपकी मैथ्स, आपकी रीजनिंग और आपकी इंग्लिश चेक की जाती है। ठीक है, पैराग्राफ हो गया, रीजनिंग हो गया, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। और ये जो दोनों पेपर हैं एक ही दिन अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। सबसे पहले ये वाला पेपर होता है और उसके बाद ये वाला पेपर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें यहाँ पर, फिर आएगा आपका मेंस। आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स का आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा कि आप सिलेक्ट हुए नहीं हुए। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप फिर अगली सीढ़ी पर चढ़ेंगे जिसका नाम है मेंस। मेंस भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि ये होता है सब्जेक्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर तो देखो सारे ना एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, एमएसओ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जाम होता है ये कैसा होता है, ये होता है आपका सब्जेक्टिव एग्जाम। और ध्यान रखेंगे ये आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है। सीबीटी मोड में ये एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, फिर आए भाई हम मेंस की तरफ, ये सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर आपके 9 पेपर होते हैं। ठीक है, 9 में से जो आपके 7 पेपर होते हैं वो आपके सब्जेक्ट वाइज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 2 पेपर होते हैं वो आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ये ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल आपको नाम से सुनने से लगेगा कि अरे ये तो ऑप्शनल है, मतलब करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 250-250 नंबर के 2 पेपर आते हैं, यानी 500 नंबर का आपको ऑप्शनल का पेपर आता है। एंड ऑप्शनल एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसे आप खुद से चूज कर सकते हैं, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। जैसे बच्चे सोशियोलॉजी लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, इसी सब्जेक्ट से आपसे 500 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके मेंस होते हैं जो 9 पेपर होते हैं, एक दिन में 2 पेपर यहाँ पर होते हैं। यहाँ पे एसे राइटिंग हो गया, जनरल स्टडीज हो गए, ऑप्शनल के इन सब के पेपर होते हैं। एंड यहाँ आपको आंसर राइटिंग की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है। आपको कम टाइम में, ठीक है, आपको कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लाइक आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले से ही राइटिंग की प्रैक्टिस करके चलें। फिर होता है भाई मेंस हो गया, मेंस के बाद होगा आपका इंटरव्यू। अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया तो आप इंटरव्यू वाली सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं जहां पर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और मेनली आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप बातचीत करने में कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एक ऑफिसर बनाया जा रहा है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही अच्छी नहीं होगी तो कैसे आप लोगों से डील करेंगे। अलग अलग सिचुएशन देकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपकी मेंटल जो एबिलिटी होती है उसको जाना जा सके। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कॉन्फिडेंस आपका चेक किया जाता है। तो तरह तरह के जब वो क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आइडिया वो लगा लेते हैं कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या आप उससे डील कर पाएंगे। एज अ ऑफिसर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई आप हर सिचुएशन में डील कर सके क्योंकि आपको कई सारे लोगों के ऊपर यहाँ पे रखा जा रहा है। ठीक है, फिर आता है रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट आएगा आपका, प्रीलिम्स आपने क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, फाइनल लिस्ट आती है और फाइनल लिस्ट में आप अपना रोल नंबर चेक करते हैं तो यानी आप सिलेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन आईएएस, आईएफएस और आईपीएस क्या ये 3 पोस्ट होती हैं बस? नहीं, कई सारी पोस्ट होती है यहाँ पर। आईआरएस भी होती है, इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज, लेकिन आईएएस, आईएफएस और आईपीएस का जो क्रेज है इंडियंस में वो काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। और ये तीनों ही पोस्ट है जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको मिलती हैं। ठीक है, तो सर्विसेज आर अलॉटेड यूपीएससी रैंक, आपकी कितनी रैंक आई है, आपकी क्या कैटेगरी है और आपने क्या प्रेफरेंसेज रखी हैं। आप प्रेफरेंस देते हो यूपीएससी को कि मुझे सबसे पहले नंबर पर आईएएस चाहिए, फिर आईपीएस चाहिए, फिर आईएफएस चाहिए, फिर आईआरएस चाहिए। ऐसे क्या होता है, जितने आपके मार्क्स आते हैं और आपकी प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोस्ट दी जाती है। ठीक है, और जो टॉप रैंक होती हैं यूजुअली लोग सेलेक्ट भी करते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, और यही 3 पोस्ट हैं जिनके लिए आपको सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। तो समझ आ गया आपको कि यहाँ पर आईएएस यानी अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आईपीएस अगर आपको पुलिस सर्विसेज में जाना है और आईएफएस अगर आपको फॉरेन सर्विसेज में जाना है। ठीक है, उसके बाद आप 12th करेंगे, किसी भी डिग्री से बैचलर्स करेंगे, देन आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक भी सीढ़ी में फेल हो जाते हैं, यानी आपने मेंस दिया और मेंस में आप फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है आपको प्रीलिम्स दोबारा से देने का मौका दिया जाएगा, आपको सब कुछ दोबारा से देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में आप फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में फेल हो गए तो आप मेंस दोगे, नहीं, आपको फिर से पूरी साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी। और ये जो पूरी साइकिल है एक साल की साइकिल होती है। ठीक है, पूरी साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 1 साल। ठीक है, यानी एक अटेम्प्ट आप और देंगे तो 1 साल आपको
और लगेगा। ठीक है, कोई भी आपको अगर आगे क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। as I also have experience in civil services preparation, kritika.khandelwal@adda247.com। एंड बाकी कमेंट करके बताइए कैसे आपको ये वीडियो लगी एंड आप कौन सी पोस्ट पाना चाहते हैं, कितना बड़ा सपना है आपका यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है सिविल सर्विसेज का उसको क्लियर करने का। एंड आपको एक ग्रुप की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो चेक कर लेना, उसे ज्वाइन कर लीजिए। यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होंगी आपको सारी वहीं पर मिल जाएंगी। इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ भी आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ही ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन।